आवर्ती सारणी में 22 तत्व हैं। 22 में से 11 जो है गैस है। याद रखो 22 तत्वों में से 11 तत्व जो है गैस है। उस 11 में से 11 को मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इस सीरीज में, बार बार कह रहा हूं तो ध्यान दो। पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्ती सारणी के सबसे ऊपर वाला पहला लाडला बच्चा है। ये हवा से भी हल्की होती है, इसी कारण इसकी प्योरिटी हमारे जमीन सतह पर नहीं मिलती है। इसकी प्योरिटी देखनी है तो काफी ऊपर जानी पड़ेगी, क्योंकि यह फ्लोट कर जाती है, बहुत ऊपर चले जाती है, और बहुत ऊपर जाने के बाद यह हाइड्रोजन हमें सही मात्रा में अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। इसको बनाने के लिए जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होता है, मिश्रण होता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जो साइंटिस्ट सही समझे। ठीक है, हम केवल वैकेंसी पर्पस से ले रहे हैं। या फिर यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न हो तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलने से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। देखो यदि हाइड्रोजन गैस को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें वाटर के अंदर जो, जैसे कि वाटर का कंबाइंड है H2O, इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में विद्युत के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी में से हाइड्रोजन के अंश को अलग किया जाता है। बहुत सारे हाइड्रोजन के अंश जब अलग हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं, तो गैस। तो फाइनली एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने आपका दोस्त हाजिर है। लेकिन एक बात बता देता हूं, यदि तुम ये सोच रहे हो कि हाइड्रोजन के बारे में किस प्रकार का जानकारी दें, तो मैं तुम्हें डालमा में नहीं रखूंगा। ये पूरी वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट, वैकेंसी जो अप्लाई कर रहा है, जो वैकेंसी भर रहा है, जो वैकेंसी जितने बीपीएससी है, पीसीएस है, यूपीएससी है, और जितने भी वैकेंसीज है, जो भी बुक के बेस्ड पे है, वो मैं आप लोग को दूंगा। इसीलिए मेडिकल के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट थोड़ा दूर हो जाएं। यदि नॉलेज पर्पस के लिए लेना चाहते हैं तब तो सही है। ठीक है, देखो जितने भी आवर्ती सारणी समझ रहे हो ना, पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर टोटल 22 एलिमेंट है। याद रखना कि आवर्ती सारणी की बात करूं तो इसमें कितने तत्व हैं, टोटल 22 तत्व हैं। और इस 22 तत्व में 11 तत्व जो है, 11 जो है गैस है। याद रखना 11 गैस है, और उस 11 कॉन्सेप्ट को मैं अपने इस सीरीज में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी बारी आती है, जिसको तुमने थंबनेल देख के इस वीडियो के अंदर एंट्री मारी है, तो उसी की मैं चर्चा करूंगा, और वो है वन एंड ओनली हाइड्रोजन। तो मैं थोड़ा लिखता भी हूं, और यदि तुम लोग लूसेंट लेके बैठे हो तैयारी के लिए, तो यदि तुम सही ढंग से एक एक लाइन करके पढ़ो तो एक होम ट्यूशन की तरह फीलिंग आएगी, क्योंकि ज्यादा शोर शराबा नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो तुम यदि एक एक स्टेप को समझो, किताब ले लो, किताब बेसिक ले लो, और सोचो कि एक नहीं, स्कूल में क्लास में टीचर जैसे डील करता है वैसे डील करना है साथ में मेरे साथ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में तुमने सुन रखा होगा कि इसके एलिमेंट कितने हैं, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊंचे वाले पायदान में। ये सब कंपटीशन लेवल पे नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन कैसे बना, हाइड्रोजन के क्या उपयोग हैं, हाइड्रोजन ने किसको धोखा दिया, मींस की एलिमेंट्री तौर पे। ठीक है, तो मैं यदि पहले बात करूं तो सबसे पहले याद रखो कि जिंक पर, जिंक जिसको कहते हैं ना, खुरदरा जिंक ले लो, जिंक पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि मिलाया जाए या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाए, तो मेरे सामने इस अभिक्रिया में एक एलिमेंट बाहर निकलेगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन। समझ में आया? मैं लिख देता हूं ताकि तुम बेटर तरीके से समझ जाओ। तो देखो क्या है, ये हाइड्रोजन कैसे बनेगा कि जिंक जो है, जिंक पे, यदि जिंक पे इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक अभिक्रिया किया इस पे प्लस करके, या इसके ऊपर मैंने क्या किया, तनु हाइड्रोक्लोरिक ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यानी कि एसिड को मैंने मिलाया। अब इन दोनों को मिलाया, या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि नहीं है तो फिर तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इसके मिलने से तुम्हारा हाइड्रोजन तैयार होगा। अब एग्जाम में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन के जो मेल है, अब एग्जाम्पल में दे देगा कि हाइड्रोजन किन एलिमेंट से मिलके बना है, या हाइड्रोजन के तैयार होने में किन की मुख्य भूमिका है, तो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों में से एक लेना है, और जिंक पर यदि धारा प्रवाह होता है या फिर उस पे उसकी जो प्रोसेस होती है, पर्टिकुलरली प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के माध्यम से, लेकिन उस प्रोसेस में जो हमें तत्व की आवश्यकता है ना, वो ये है, क्या है, जिंक है और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके मिलने से हमारा हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, अभी तुम वाटर के बारे में जानते हो, वाटर यानी कि पानी होता है H2O। अब इस वाटर में ये जो H है ये क्या है, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन है, तो ठीक है, ये जो H है ये हाइड्रोजन है, तो इसको हम अलग करेंगे। कैसे कर सकते हैं अलग? कैसे अलग कर सकते हैं, तो तुमने बचपन से पढ़ा होगा, क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि इस तरह से एक बीकर लेते हैं, या बीकर लेते हैं, और फिर उसके अंदर जो बिजली यानी कि विद्युत प्रवाहित करते हैं, और इस प्रोसेस से पानी गर्म होती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिश किया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन तैयार होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाइड्रोजन में कोई दिक्कत है तो यहां तक अभी तक यदि तुम्हें दिक्कत है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस लिख लो, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से पानी में बिजली को प्रभावित करके, बिजली की मदद से हाइड्रोजन को इससे अलग किया जाता है। बहुत सारे हाइड्रोजन अलग होने के बाद उसको जो है, ये हाइड्रोजन को अलग करने के बाद एक पर्टिकुलरली जगह पे उसे ठंडा कर लिया जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन को अलग करके इसे फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात जान लो, मैं बता देता हूं, दुनिया में एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको जलाने से, जिसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से किसी भी तरीके से हमें नुकसान नहीं होगा। 0% पॉल्यूशन होगा। तो भारत सरकार हो या कोई भी विदेशी ताकत हो, आज हाइड्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया में वो बड़ी ही सख्त कदम उठाते जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन इतनी दिन, कहते हैं ना कि मुझे तो लगता है कि ज्यादा नहीं, 5 से 7 साल बाद हाइड्रोजन की उपयोगिता इतनी हो जाएगी कि कहना ही नहीं। ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट के अलावा यदि तुम्हें हाइड्रोजन को सबसे सस्ती तरीके से प्राप्त करनी है तो उसका एक सिंपल प्रोसेस है, वो जल गैस है। जल गैस के माध्यम से जो है सबसे सस्ता प्रोसेस है जिससे हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे मन में होगा कि सर ये जल गैस, ठीक है आपने कहा ये जल गैस, लेकिन जल गैस में क्या होता है? ये एक बार जो है पीसीएस के एग्जाम में पूछा है 2018 का। मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र पीसीएस में यानी एमपी पीएससी में पूछा गया था कि जल गैस में, है ना, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो जल गैस में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जरा कमेंट करना। तो जल गैस में 2 एलिमेंट मुख्य रूप से पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? वो है हाइड्रोजन, ये सब याद रखा करो दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जल गैस में इन दोनों के समावेश रहते हैं या पाए जाते हैं।
तो अब इसमें से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जल गैस में निम्न में से कौन जल गैस बनाने में निम्न में से कौन से गैस सहायक सिद्ध होते हैं। तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं रह सकता है, एब्सेंट हो सकता है ऑप्शन में, या फिर रह सकता है, उस अनुसार से क्वेश्चन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो ये तो बकायदा तैयार होने की प्रोसेस है कि हाइड्रोजन कैसे तैयार होता है, इसको एक बार रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। टोटल आवर्ती सारणी में 22 तत्व हैं, 22 में से 11 जो है गैस है। याद रखो 22 तत्वों में से 11 तत्व जो है गैस है। उस 11 में से 11 को मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इस सीरीज में, बार बार कह रहा हूं, तो ध्यान दो। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आवर्ती सारणी के सबसे ऊपर वाला पहला लाडला बच्चा है। ये हवा से भी हल्की होती है, इसी कारण इसकी प्योरिटी हमारे जमीन सतह पर नहीं मिलती है। इसकी प्योरिटी देखनी है तो काफी ऊपर जानी पड़ेगी, क्योंकि यह फ्लोट कर जाती है, बहुत ऊपर चले जाती है, और बहुत ऊपर जाने के बाद यह हाइड्रोजन हमें सही मात्रा में अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है। इसको बनाने के लिए जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होता है, मिश्रण होता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं जो साइंटिस्ट सही समझे, ठीक है। हम केवल वैकेंसी पर्पस से ले रहे हैं। या फिर यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न हो तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलने से भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। देखो यदि हाइड्रोजन गैस को हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें वाटर के अंदर जो, जैसे कि वाटर का कंबाइंड है H2O, इसमें से इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में विद्युत के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पानी में से हाइड्रोजन के अंश को अलग किया जाता है। बहुत सारे हाइड्रोजन के अंश जब अलग हो जाते हैं, ठंड हो जाते हैं, तो गैस के रूप में परिणत हो जाते हैं। थोड़ी सी बीमार चल रहा हूं तो गला में थोड़ा खसखस है, आई होप यू इग्नोर इट, ठीक है। अब हाइड्रोजन का उपयोग क्या है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका ये इसी से हमको काम है। अब मैं ये नहीं देखूंगा कि हाइड्रोजन के क्या बंध बने, क्या उसके बाउंडेशन है, क्या इलेक्ट्रॉन को त्यागा, क्या प्रोटॉन को त्यागा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे ये सबको नहीं देखना है। मुझे वो देखना है कि जो एग्जाम में आ रहा है। तो चलो इसका पहला उपयोग ये रासायनिक अभिक्रिया, जितने भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उसमें हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यदि तुमको लिखना है तो लिख लो, पहला पॉइंट में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के कामों में हमें हाइड्रोजन की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है। अब सेकेंड है कि डालडा। डालडा जानते हो ना, आज बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्लास में भी कभी रहते हैं तो कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं कि वनस्पति घी क्या है सर। हम तो वनस्पति घी, वनस्पति का मतलब नॉर्मली प्लांट होता है, और नॉर्मली क्या हर एंगल से प्लांट होता है, तो उसका घी यानी कि उसका तेल निकलता है क्या, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं फनी से। तो वनस्पति घी मतलब डालडा, और डालडा को जब वनस्पति तेल को वनस्पति घी के रूप में परिणत करते हैं, ध्यान देना, वनस्पति तेल को वनस्पति घी के रूप में जब परिणत करते हैं तब मुझे हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। अब क्वेश्चन ये होगा कि, क्वेश्चन देखो ध्यान से, मार्क्यूबल पॉइंट में बता रहा हूं, क्वेश्चन ये होगा कि वनस्पति, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये होगा कि वनस्पति तेल को जरा सा वनस्पति तेल को यदि चेंज करना हो घी में, ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होगा, कौन सा गैस लगेगा, तो उस समय तुम्हारा आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन गैस के वजह से, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके हम वनस्पति तेल को वनस्पति घी के रूप में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा है कि तुम भी ध्यान दो, तुम भी दो, कि हाइड्रोजन जो होता है बहुत हल्का होता है। मैंने पहले ही बोला शुरुआती दौर में कि अच्छा कोई फिल्म देखो, मैंने एक फिल्म देखा था जिसमें शाहरुख खान साहब जो थे वो किसी महिला अभिनेत्री को इम्प्रेस करने के लिए गुब्बारा लिया, गुब्बारा में हवा भरा, पता नहीं कहां से भरा के लाया, मैं नहीं जानता और मुझे जानकारी भी नहीं था। तो
और उतना बड़ा हूं नहीं कि मैं पूछूंगा। तो गुब्बारा देखे कि वो जो हीरोइन है वो छत बालकनी में ऐसे खड़ी है और नीचे से गुब्बारा आ रहा है, एकदम आ रहा है और लव और दिल दिख रहा था। तो मुझे भी लगा कि भैया यदि उसके गुब्बारे उड़ सकते हैं, उसके मतलब वो उसका फुलाया हुआ गुब्बारा यदि उड़ सकता है तो मेरा क्यों नहीं। मैं भी गया बाजार से कुछ गुब्बारा ले आया, हवा मारा, पूरा फूका। अब फूकने के बाद मैंने क्या किया, उसको उड़ाने की चेष्टा की, भैया नहीं उड़ा, पता नहीं क्यों। मैंने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया था जो मेरा था। उसमें डालना क्या था, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पड़ने से वो क्या हो गया, वो काफी हल्की हो गई और उसमें चूंकि उसका जो डेंसिटी है बड़ा वाला बलून का, जो बलून का जो वेट होगा उससे ज्यादा उस गैस का वेट हो गया और ज्यादा, कहते हैं ना कि बहुत सारी कबूतर मिलके जाल भी उड़ा ले जा सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हुआ और वो उड़ गया, गुब्बारे भी उड़ गए। कभी कभी बर्थडे पार्टी में देखोगे कि छत पे जो है पूरे गुब्बारे लगे होते हैं, तो चौंकने वाली बात नहीं है, उसमें हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं। ठीक है जी। अब देखो जितने भी रिफाइनरी काम होता है, यानी कि एक खास एलिमेंट पॉइंट है कि जितने भी कच्चे तेल या प्राकृतिक ईंधन होते हैं, है ना, कच्चा तेल से जो प्राकृतिक ईंधन हम लोग तैयार करते हैं, इन सभी में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। अब कच्चा तेल क्या होता है, अब चले गए, तुमने मान लो कि तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के नीचे से बड़ा सा जो है कुछ स्मेल आ रहा है, तो तुम्हें लगा कि भाई ये स्मेल किस चीज का है। तुमने छुआ और ऐसे नाक से लगा के देखा तो इसमें तुम्हें हल्की हल्की पेट्रोल की तरह बदबू आ रही है। पहले तो तुम आम इंसान तो डर जाओगे कि भैया किसी ने पेट्रोल लगा दिया, घर में मेरा आग लगा दिया, और बाय दी वे नहीं लगाया और उस घर में पेट्रोल निकल आया। तो पेट्रोल निकल आया तो क्या तुम डायरेक्ट उसे गाड़ी में डाल दोगे? ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। पेट्रोल को पहले उसको पेट्रोल के वे में लाना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर शेप में लाना पड़ता है। इसके लिए तुम्हें हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पेट्रोल को, है ना, पेट्रोल को उसके पूर्ण रूप में लाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता था? हाइड्रोजन का। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी लेंदी बन गई है, बड़ी बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट यदि तुम ठीक से समझ रहे हो, सुन रहे हो, तब तो भैया तुम्हारे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और यदि तुम्हारा ध्यान कहीं और है नीचे वाले वीडियो में, तो मैं तो कहता हूं कि पहले स्क्रॉल करके उस वीडियो को देख के आओ, फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का काम क्या है कि, और एक खास बात है कि जो भी हम जहाँ के सल्फरिक जो स्मेल आता है, जैसे तुमको तो बता दूं कि मैंने भी पढ़ा है कि जैसे रिफाइन जब निकलता है, यानी कि जैसे मुंबई हाई है अपने इंडिया में, है ना, जहाँ से तेल निकलता है, तो वहाँ तेल का स्मेल अलग होता है। जो भी ऑयल होता है, इंजन ऑयल, उसका स्मेल अलग होता है। लेकिन जो प्रॉपर वे में निकलता है उसमें क्लोरीन की, सल्फर की, बहुत सल्फर स्पेशल, उसमें बहुत सारी बदबू होती है सल्फर की, और वो सल्फर की बदबू जो असहनीय होती है। तो उस समय उस बदबू को हटाने के लिए भी हम हाइड्रोजन गैस का फुहारा डालते हैं, या फिर कह सकते हैं उस पर स्प्रे करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें हल्की सी गैस को फ्लो करते हैं, जिससे कि सल्फर टाइप का, समझ में आ रहा है, सल्फर गैस जो होती है, इसको हम, इसके गंध को खत्म कर सके। इसके गंध को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है, एक बैटरी होती है। अब तो ये वाली बैटरी तो बहुत कॉमन सी हो गई है, इसमें कुछ जोड़ी नहीं है, लेकिन कुछ बड़ी बैटरी होती है, बैटरा जिसको कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि वो गर्म भी होता है जल्दी से, या फिर ऐसे जगह पे वो प्लांट होता है, कुछ स्पेशल केस में होता है जिसको ठंडा, मतलब उसमें कोई ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनता, उसमें ऐसा प्रेशर ही नहीं बनता कि कोई चीज गर्म हो सके। जैसे यानी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम भोज में, तुमने देखा होगा कि जितने भी हलवाई हैं कभी कभी सिलेंडर को नीचे गिरा देता है, या फिर क्या करता है उसमें कपड़ा भिगा के और सिलेंडर के चारों तरफ लगा देता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको हीट हो जाता है, वो काफी हीट होता है, और हीट होने के कारण
हीट होने के कारण क्या होता है कि वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। वैसा न हो, उसी तरह वैसा न हो तो बड़े बड़े जो वाहनों में जो बैटरी इस्तेमाल करता है उसमें हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है बाहर से, ताकि वो कम से कम गर्म हो सके। ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे खास इस्तेमाल यानी कि आजकल के बच्चों के लिए है, तो उसको एटॉमिक या फिर हाइड्रोजन बम बनाने के लिए भी किया जाता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोरर है ये, बहुत ज्यादा विस्फोटक चीज होता है। इतना बड़ा विस्फोटक है कि भाई तुम हम और सब उड़ सकते हैं इससे। बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब देखो सर, ये जो है हाइड्रोजन के 3 प्रकार है। क्या है, अब मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन के 3 प्रकार नहीं कह सकते हो, आइसोटॉप कहो, जिसको कहते हैं ना आइसोटॉप। क्या कहते हैं हम लोग? आइसो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक, हिंदी में कहते हैं इसको समस्थानिक। इसके 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। वो कौन कौन से हैं बताइए जरा, कौन कौन से हैं भाई? पहला है प्रोटियम, है ना जी, प्रोटियम। दूसरा है ड्यूटीरियम, और तीसरा क्या है? तीसरा है ट्राइटियम। ठीक है। अब इसको प्रोटियम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रोटियम के लिए H1 लिखा होगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे इसका मतलब है प्रोटियम। तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। सेकंड में होगा ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का क्या होगा जी? ड्यूटीरियम का होगा H2। ऊपर का मतलब समझ में आ गया। आइसोटॉप जो होता है कभी भी जैसे कि ऐसे बॉक्स में तुम्हें बना हुआ मिलेगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर जो रहता है ये ऊपर, ये आइसोटॉप होता है। ठीक है, इस बात को समझो। आइसोटॉप, तो आइसोटॉप टॉप में होता है, आइसोटॉप टॉप में होता है। और या फिर तुम इसको और भी एक तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, वो है D, है ना। तो ट्राइटियम को तुम इंडिकेट कर सकते हो H3 से, या फिर इंडिकेट कर सकते हो T से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप है या फिर समस्थानिक है, तो 3 है। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक है। और इसके साथ एक और खास बात है कि ये जो वाला जो भाई साहब है ड्यूटीरियम, ये जो है इसके साथ यदि ऑक्साइड को प्रभावित कर दिया जाए, ड्यूटीरियम प्लस ऑक्साइड यदि ऑक्साइड फॉर्म में आता है तो इसको भारी जल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब ये भारी, एक सेकंड, ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। और भारी जल का यदि फॉर्मूला तुम देखोगे तो D2O होगा। O मतलब ऑक्साइड, और ड्यूटीरियम, ये जो D है, D का जो फॉर्मेशन है स्पेशल ड्यूटीरियम के लिए हुआ है। ठीक है। अब इसकी खोज जो है, ये ड्यूटीरियम की खोज जो है कब हुआ था? 1932 में। इस बात को याद रखिएगा, ड्यूटीरियम की खोज जो है 1932 में हुआ था। किसने किया था? तो 2 भाई थे या 2 आदमी थे, 2 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम यूरे और दूसरा का नाम क्या था? वॉर्सवर्म, यानी कि वॉर्सवर्म, ये 2 नाम था। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। और अब मुझे भारी जल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक अभिन्न अंग है भारी जल। और इससे तो जो क्वेश्चन रहेगा वो तो रहेगा, लेकिन भारी जल से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो प्लीज कहीं मत जाइए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, मैं तो यही कहूंगा। अब बाकी आपके ऊपर है, मुझे सब्सक्राइब करके जाएंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।